नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका बेहद स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। गुजरात में कांग्रेस की 2 दिवसीय CWC बैठक संपन्न हुई और इस बैठक को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कह दिया कि जो आरएसएस को हराना चाहता है वो हमारे साथ है, जो संघ से नहीं डरता है वो हमारे साथ है। संघ को हराने को लेकर दिए गए जीतू पटवारी के बयान को लेकर अब सियासत का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आरएसएस को हराने के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आरएसएस तो पंडित नेहरू भी नहीं हरा पाए, संघ को हराना शेख चिल्ली का सपना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आरएसएस को हराने की कोशिश की, कई षड्यंत्र किए गए। स्वयंसेवकों को जेल में डालने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल इमरजेंसी लगाकर स्वयंसेवकों के साथ क्रूर व्यवहार किया, लेकिन स्वयंसेवकों का ध्येय मैं रहूं ना रहूं, मेरा हिंदुस्तान रहना चाहिए, मेरा भारत रहना चाहिए। आरएसएस का कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं लड़ता है, हिंदुस्तान के लिए लड़ता है। आरएसएस से कांग्रेस इसलिए नहीं लड़ सकती है क्योंकि कांग्रेस झूठी बिरयानी खाने में मस्त है, कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन करने में मस्त है, कांग्रेस पाकिस्तान और जिन्ना की भाषा बोलने में मस्त है। जब तक आरएसएस है तब तक हिंदुस्तान का विभाजन नहीं हो सकता है। आरएसएस का कोई नहीं बाल बाका कर सकता है। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा है कि जीतू पटवारी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। हमें प्रदेश के विकास के लिए एक होना होगा। जो विभाजनकारी ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। हम प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाएंगे और विभाजनकारी शक्तियों से मुक्त कराएंगे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सियासी बयानबाजी आप जरा सुन लीजिए, उसके बाद मेहमानों से रूबरू कराते हैं आपको। आजादी का जब बिगुल बज रहा था तो यही धरती थी जिसने देश को यह संदेश दिया कि एकजुटता से देश को आजाद कराना है। साथियों, वैसा ही समय देश के सामने आज है कि इसी धरती से वो आवाज जाए जिसमें संविधान की रक्षा की बात हो, इस देश के भाईचारे को कायम करने की बात हो। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अपनत्व, इंसानियत, जो भगवान राम ने करोड़ों साल पहले कहा कि इस देश की नींव सिर्फ मानवता की रक्षा और इंसानियत की सभ्यता और परंपरा की है, उसको फिर से आत्मसात करने का बिगुल भी इसी धरती से हम सबको मिलकर ले जाना है। आरएसएस देश में और दुनिया में यह कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक एक संघ है। वो देश के मुद्दों पर देश को दशहरे पे संबोधित करती है, देश में आने वाली चुनौतियों से देश के लोगों से बात करती है, जागरण का संदेश देती है। पर नोटबंदी होती है तो आरएसएस मौन रहती है। इन नेताओं का दिमाग में यह है कि आरएसएस का विरोध करने से डर है तो वो फिर मोदी को नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस एक है और आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संघ नहीं है, राजनीतिक सामाजिक संगठन है। उससे उसी तरीके से लड़ो, डरो मत। अगर आप आरएसएस से मुकाबला नहीं करोगे तो बीजेपी की विचारधारा को नहीं हरा सकते। नेहरू ने भी आरएसएस को हराने की कोशिश की, कई षड्यंत्र किए, आरएसएस को जेल में डालने की कोशिश की, आरएसएस के स्वयंसेवकों पर जाति की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जाति की, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल जैसा लगाया, उसमें संघ के स्वयंसेवकों के साथ वो क्रूर व्यवहार किया गया, उनके नाखून खींचे गए, उनको मारा गया, उनको सताया गया, उनकी संपत्ति का नुकसान किया गया। पर संघ का स्वयंसेवक देह निष्ठ कार्यकर्ता है। संघ का स्वयंसेवक मैं रहूं ना रहूं, मेरा हिंदुस्तान रहना चाहिए। आरएसएस का कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं लड़ता, आरएसएस का कार्यकर्ता हिंदुस्तान के लिए लड़ता है। वो राम की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो कृष्ण की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो महावीर की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो गौतम बुद्ध की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो गुरु नानक की संस्कृति के लिए लड़ता है। वो भारत के सेना के पीछे इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वो सेना कोई जानता है कि ये मातृभूमि की वंदना के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके बाउंड्री पर खड़े हैं, और जो बॉर्डर पर सेना खड़ी है वो सेना हमारे अपना खून है, उसकी सुरक्षा करना। और इसलिए आरएसएस से कांग्रेस इसलिए नहीं लड़ सकती
क्योंकि कांग्रेस झूठी बिरयानी खाने में मस्त है, कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन करने में मस्त है, कांग्रेस पाकिस्तान और जिन्ना की भाषा बोलने में मस्त है। कांग्रेस ने ना तो गांधी जी का चरित्र लिया, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र लिया। इस कांग्रेस ने अगर चरित्र लिया है तो केवल सत्ता को हथियाने का चरित्र लिया है, और सत्ता कैसे भी ली जाए, चाहे व्यक्तियों को मारकर सत्ता ली जाए, चाहे देश जलाकर सत्ता ली जाए। और जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इस धरती पर, तब तक ना हिंदुस्तान का कोई विभाजन हो सकता और ना देशद्रोही ताकत इस देश के अंदर पल सकती। इसकी नफरत वाली और विभाजनकारी सोच जो देश को गर्त में ले जा रही है, उसके खिलाफ अब देश की जनता भी एकजुट हो रही है। देश की जनता को भी अब समझ में आ रहा है कि जो आरएसएस की सोच है नफरत वाली, ये देश को बर्बाद कर देगी। और रामेश्वर शर्मा जी को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि उनकी जो बयानबाजी लगातार नफरत वाली रहती है, देश को तोड़ने वाली रहती है, लगातार विध्वंस रहता है उनके बयानों में, लगातार जिस तरीके की वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, उसको भी जनता अब समझ चुकी है और करारा जवाब देने के लिए भी तैयार है। और चलिए देखिए किस तरीके से इस वक्त विरोध हो रहा है इस बयान का। अपने मेहमानों से परिचय करा दें आपका। मंजूरी जैन जी हैं हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मंजूरी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। धर्मेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी, बेहद स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपके पास आऊँगा, चूँकि जीतू पटवारी का यह बयान है। आपसे सवाल ये है धर्मेंद्र जी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सुई जो है हर बात पर, हर मुद्दे पर आरएसएस पर क्यों आके टिक जाती है, और इधर बीजेपी कह रही है शेख चिल्ली के सपने हैं। आप आरएसएस को और मोदी को इस तरीके से जो बयान दे रहे हैं, शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं, झूठी बिरयानी खाने मस्त हैं। आप कह रहे हैं विभाजनकारी ताकत है आरएसएस, लेकिन बीजेपी कह रही है जब तक आरएसएस कह रही है और बीजेपी कह रही है कि जब तक आरएसएस रहेगा इस देश में विभाजन हो ही नहीं सकता। धर्मेंद्र जी नमस्कार। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। आपको भी देखिए, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा होकर इस देश को धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है अभी। मंजूरी जैन जी के पास चल लेते हैं। मंजूरी जी ये कह रहे हैं देखिए आरएसएस जो है विभाजनकारी ताकत है, और अगर मोदी को हराना है तो आरएसएस को हटाना पड़ेगा। नहीं, देखिए ये तो उनका सपना। मंजूरी जी की भी आवाज़ सही से नहीं आ पा रही है, तकनीकी खामी है इस वक्त। दोनों मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये बयान देखिए जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है। आप देखिए, उन्होंने कहा कि देखिए आरएसएस को जो मोदी से लड़ना चाहता है वो हमारे साथ आए, आरएसएस को हराए। आरएसएस का कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त विभाजनकारी रणनीतियों से देश को विभाजन की ओर ले जा रहा है, और इसी सियासी बात पर जो है घमासान इस वक्त छिड़ गया है। और इस पर बीजेपी कह रही है कि देखिए संघ को हराना शेख चिल्ली का सपना है। संघ छोटी मोटी चीज है क्या कि हरा देंगे उसको? शेख चिल्ली का सपना देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता। आरएसएस का कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं लड़ता है, भारत के लिए लड़ता है। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, इस थीम पर लड़ता है। बल्कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठी बिरयानी के लिए लड़ती है, सत्ता के लिए लड़ती है, और बिरयानी, झूठी बिरयानी खाने में मस्त है। जीतू पटवारी ने अपने बयान में कहा था, बता दें, कि मोदी को हराना है तो आरएसएस से लड़ना होगा। और आप देखिए कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के जो आप इस वक्त देखिए पिच पर खेल रहे हैं, सबसे फ्रंट पे राहुल गांधी, वो हर भाषण में आपने सुना होगा कि आरएसएस उनके बयान में हमने देखा। आरएसएस को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस वक्त इतनी हमलावर है कि आप देखिए एक रणनीति के तहत पूरा जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक आरएसएस को घेरने में लगा हुआ है। लेकिन बीजेपी अब इस आरएसएस के समर्थन में आ गई है, मैदान में आ गई है। बीजेपी उतर चुकी है। बीजेपी कह रही है शेख चिल्ली का सपना देख रहे हैं आरएसएस को हराने के लिए। आरएसएस एक विचारधारा है, विचारधारा को आप मिटा ही नहीं सकते हैं।
हरा ही नहीं सकते। मंजूरी जैन जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मंजूरी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, कह रहे हैं कि देखिए आरएसएस को हराइए और तभी मोदी हारेंगे और तभी देश बचेगा। देखिए, कांग्रेस जो है वो सत्ता पाने के लिए इतने बौखला चुकी है कि वो एक राष्ट्रवादी संगठन पर हमेशा से उंगली उठाती रही है। अगर मैं बात करूं कि जो आरएसएस है वो हमेशा से जनता के लिए, कल्याण के लिए, राष्ट्र को प्रथम मान के जो है सेवा करते रहे हैं देश के लिए, और हमेशा से जो है राष्ट्र हित की बात करते रहे। सनातन संस्कृति, विकास, विरासत को सबको साथ में लेकर काम करने वाला संगठन है। आरएसएस का जो स्वयं सेवक है वो अपने आप को पूरा देश के लिए समर्पित करके काम करता है। और कांग्रेस वो पार्टी है जो परिवार के लिए काम करती है, परिवार के हित के लिए काम करती है। आरएसएस जो है कांग्रेस में जो है वो बहुत बड़ा एक अंतर है। कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पाई है। जो अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि आरएसएस के जो लोग हैं वो आजादी की लड़ाई में मुखबरी कर रहे थे, तो ये ऐसा ही उल्टा इतिहास जो है पूरे टाइम से जो है हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाते रहे कि अकबर ग्रेट थे और टीपू सुल्तान ग्रेट थे, फलाने। आज भी हमारे देश में देख लीजिए अकबर रोड, जो औरंगजेब रोड, जिसमें ना पूरे हिंदुस्तान को लूटा। इन्होंने जो है तुष्टीकरण की राजनीति की और सत्ता पाने के लिए तब 1947 में भी जो लियाकत समझौता और माउंट बेंटन की जो वो संधि हुई थी उसमें नेहरू जी की जो सहमति थी वो सबको दिखता है कि सिर्फ अकेले जिन्ना इसके लिए नहीं आए थे। नेहरू जी भी इसके लिए बड़े खुश थे कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, और जिन्ना तो बन ही रहे थे पाकिस्तान। तो ये सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इन्होंने देश को बांटने में कमी नहीं छोड़ी। दूसरी बात, यदि हम देखते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक के आप सबूत मांगते हैं, आप बालाकोट पर आंसू बहाते हैं, आप कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और उधर कहते हैं कि भगवा आतंकवाद है, साधु संत आतंकवादी है, भगवा चोला पहनकर आतंकवाद इनके नेता कहते हैं। आपके नेता कहते हैं कि भगवत गीता जो है वो जिहाद सिखाती है। तो ऐसे तमाम सारे उदाहरण है। आप राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं, भगवान राम को ऊपर सवाल उठाते हैं। जब जब साधु संतों की बात आएगी, देश की बात आएगी, देश की संस्कृति की बात आएगी, देश की सनातन परंपरा की बात आएगी, देश की सभ्यता की बात आएगी, तब तब कांग्रेस उंगलियां उठाती है। और सत्ता लोलुपता में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो देश को बदनाम करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते। इनके नेता राहुल गांधी जी कई बार विश्व के पटल पर जाते हैं, विश्व के मंच पर जाते हैं और अनेक देशों में जाकर भारत को बदनाम करने के, भारत को नीचा दिखाने का कोई असर नहीं छोड़ते। तो ये कांग्रेस की संस्कृति है। तो ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आरएसएस तो स्वयं से ही है। उनको कोई सत्ता, ना तो वो कोई चुनाव लड़ते हैं, ना उनको कोई सत्ता चाहिए। तो जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए जो है काम कर रहे हैं लगातार। इनको ये समझ नहीं आएगी क्योंकि ये वो लोग हैं देश को बांटते हैं, ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों के मरते के आंसू बहाते हैं, ये वो लोग हैं जो देश विरोधी बातें करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन लोगों के साथ ये खड़े होते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि सनातन को समूल नष्ट कर देना चाहिए, सनातन तो जो है डेंगू है, मलेरिया, ये उन लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर की कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की। सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाती है, सत्ता पाने के लिए। और दूसरा, अब अभी एक ट्रेंड और है कि भारतीय जनता पार्टी को कोसो, सरकार को कोसो और अपन लाइमलाइट में बने रहो। ये जो नेताओं में, जो कांग्रेस के नेताओं में एक दूसरे को नीचे दिखाने की ओर लगी रहती है। और मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे अच्छा भाषण दे सकता हूँ, मैं लाइमलाइट में ज्यादा बना। जीतू पटवारी जी को क्या काम है? अपना संगठन संभालते नहीं बनता, अपनी पार्टी संभालते नहीं बन रही है, सारा समाप्त करने की बात करते हैं। जीतू पटवारी जी को मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरह सूर्य से आप रोशनी नहीं छीन सकते, उस तरह आप आरएसएस को भी खत्म नहीं कर सकते। ये सपना पालने वाले स्वयं नष्ट हो जाएंगे। ठीक है मंजूरी जी, आईना दिखा दिया है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, आपकी हर सुई जो है आरएसएस पर आकर अटक जाती है। हर नेता आपका जो है आरएसएस को लताड़ते रहता है मंच से। ये आरएसएस से दिक्कत क्या भैया आपको? हेलो, मुझे धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज फिर से सही नहीं आ पा रही है, दर्शकों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है, स्पीच तकनीकी खामी है। मंजूरी जी ये कह रहे हैं, देखिए
कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए आरएसएस देश को कमजोर कर रही है और उसमें बीजेपी उसकी सहभागिता कर रही है, यानी कि सीधे सीधे प्रतिद्वंदी इस वक्त जो है इनके भारतीय जनता पार्टी के बजाय इनके नेताओं के मुख पर हमेशा आरएसएस 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 रह रहा है। आप देखिए किसी भी रैली में, किसी भी जनसभा में राहुल गांधी जो है बस एक ही शब्द बोलते हैं, आरएसएस को हराओ। अब वही आरएसएस वाला बयान सभी नेताओं ने रट लिया है। छोटे से लेके बड़ा नेता जो कांग्रेस का है मंच से सीधे आरएसएस पर लाग लपेट कर दे रहा है, सीधे बोल दे रहा है आरएसएस को हराओ तो देश बचाओ। अब यही मुद्दा, यही दिशा होने वाला है क्या? नहीं, देखिए ना कीर्तिमान जी, ये पहले अभी लगातार ये मोदी जी को कोसते रहे, मोदी जी को तमाम अपशब्दों का उपयोग करते रहे, भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहे। अब ये कुछ नहीं कर पाए, जनता ने इनको घर बैठा दिया, इनका अस्तित्व जो है वो समाप्त। ठीक है, मंजरी जी आएंगे। धर्मेंद्र जी का ऑडियो सही हो गया, धर्मेंद्र जी के पास एक जवाब लेते हैं। मंजरी जी आ रहे हैं आपके पास। धर्मेंद्र जी जी नमस्कार, आपको और आपके समस्त दर्शकों को स्वागत है। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय यही आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे और उस समय अरे मुखबरी वाले बयान को छोड़िए, मुखबरी पे जाएंगे ना धर्मेंद्र जी, बहुत सारे काले चिट्टे खुल जाएंगे दोनों तरफ से। तो मुखबरी वाले बयान पे मत जाइए, अभी मुद्दे पे रहिए, विशेष मुद्दे पर रहिए कि क्यों आपके नेता इस समय आरएसएस रटे हुए हैं। मोदी को भी हराना है तो आरएसएस को हराओ। क्यों? मेरा पक्ष रखने देंगे क्या? रखिए, पक्ष रखिए सर, लेकिन मुद्दे पर अभी जो ज्वलंत विषय है उस पर रखिए सर। मैं उसी पर आ रहा हूँ, आप मुझे बोलने देंगे जब मैं आ पाऊंगा। हाँ, रखिए। पहले तो आपकी आवाज ही नहीं मिल पा रही थी। हाँ, रखिए सर। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, पूरे देश के क्रांतिकारी एक होकर इस मातृभूमि को, भारत माता को आजाद कराने के लिए जब लड़ रहे थे तो आरएसएस के लोग उस समय अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। जैसा रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वाकई अगर सरदार पटेल जी की उस समय बात अगर नेहरू जी मान लेते, और उन्होंने उस समय आरएसएस पर बैन लगाया था ये कहते हुए अपने कैबिनेट की मीटिंग में नोट्स में कि ये एक देश विरोधी संगठन है, देश के ताने बाने को, सामाजिक सौहार्द को, एकता को बिगाड़ने का काम कर रहा है, ये जहरीली विचारधारा फैलाने का काम करने वाला एक संगठन आरएसएस है, इसको तत्काल प्रभाव से बैन कर देना चाहिए। लेकिन उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो बड़े दिल के नेता थे, बड़े हृदय के नेता थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी विरोधी विचारधारा है, ठीक है, ये देश में गलत काम करने देते हैं लेकिन इसको बैन नहीं करते। अगर उस समय ही नेहरू जी ने सरदार पटेल साहब की बात मान ली होती तो आरएसएस जैसा नफरती संगठन आज इस हिंदुस्तान में ना हो। धर्मेंद्र जी, ऐसे तो कांग्रेस पार्टी को भी कहा गया था, सुन लीजिए, ऐसे तो कांग्रेस पार्टी, एक मिनट, कांग्रेस पार्टी को भी कहा गया था धर्मेंद्र जी कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को हटा देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का नाम ही हट जाना चाहिए क्योंकि गुलामी का निशानी है। आप बताइए किसने कहा था? अब इस पर क्या कहेंगे? नहीं, किसने कहा था? नहीं, आप बताइए तो पहले इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? मैं वही तो बता रहा हूँ, किसने कहा था ये कि कांग्रेस को हटा दें? नहीं, आप मुद्दे भी बताइए कि किसी ने कहा था, लेकिन आप इस पर जवाब दीजिए कि अगर कहा गया था तो क्यों कहा गया था? कांग्रेस पार्टी गुलामी की निशानी है तो सरदार पटेल कितने दूरदृष्टि के नेता थे, कितनी बड़ी उनकी सोच थी। उन्होंने बाकायदा गृह मंत्री के तौर पर कैबिनेट की पहली मीटिंग में एक प्रस्ताव लाया था, लेकिन नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, बड़े हृदय के नेता थे, उन्होंने आरएसएस पर बैन नहीं लगाया। अब मैं उसके आगे आपको एक बात बता रहा हूं, क्या कारण है। आरएसएस सदैव ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग के हमारे बहन भाइयों को गाली देने का काम करती है, उनका आरक्षण छीनने की बात करती है। और आरएसएस का आज तक जितने भी संघ प्रमुख रहे हैं वो केवल एक ही महाराष्ट्रियन समाज की एक कम्युनिटी के व्यक्ति ही बनते आए। क्यों ओबीसी, पिछड़ा, दलित कोई भी व्यक्ति आज तक आरएसएस का संघ प्रमुख नहीं बन पाया। और बार बार आरएसएस के जितने भी संघ प्रमुख बनते हैं वो धार्मिक उन्माद और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की बात करते हैं, फैलाने और जातिवाद की बात करते हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। दूसरी बात, आरएसएस का इस देश की तरक्की में क्या योगदान है मुझे बता दीजिए। और आरएसएस जो कि अपने आप को देशभक्त, किस नेता ने आरएसएस के किस नेता ने ऐसा कहा है? किस दृष्टिकोण से आरएसएस सामाजिक संगठन है आप बताइए। जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है वो, अरे अगर आप राजनीति में हो तो दिल से स्वीकार करो ना, हम बीजेपी ही है, ओरिजिनल बीजेपी आरएसएस है। जितने भी पदाधिकारी बीजेपी में जाते हैं वो सब आरएसएस से जाते हैं, तो आप ये स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? हम राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक काम करते हैं।
आप अगर आरएसएस नहीं तो आपका प्रतिद्वंदी तो बीजेपी है ना धर्मेंद्र जी, आप आरएसएस पे क्यों चले जा रहे हैं भाई? बीजेपी की तो कुछ है ही नहीं। बीजेपी क्या है? आरएसएस की बी टीम है। अच्छा, बीजेपी कुछ नहीं है, बीजेपी की सरकार है इस देश में, बीजेपी कुछ नहीं है। बीजेपी की सरकार, बीजेपी तो आरएसएस का पिट्ठू है। बीजेपी कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी कुछ नहीं है। बीजेपी आरएसएस का पिट्ठू है, पूरा देश जानता है बीजेपी आरएसएस का पिट्ठू है। आप मुझे बताइए, क्या आरएसएस जितने भी पदाधिकारी बीजेपी में जाते सब आरएसएस जाते? और आरएसएस अगर सामाजिक संस्था है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब नोटबंदी हुई तो क्या आरएसएस ने इस देश की भलाई में एक भी सवाल बीजेपी की सरकार से किया? नहीं किया। महंगाई लगातार बढ़ रही है, 1100 का सिलेंडर हो गया 400 रुपए से लेकर। क्या आरएसएस ने आज तक महंगाई के खिलाफ कोई बात की? क्या आरएसएस ने जो जीएसटी लगाई देश में उल्टी सीधी बीजेपी की सरकार ने, उसके खिलाफ कोई बात? क्या आरएसएस ने बेरोजगार नौजवान युवा जो सड़कों पर भटक रहे हैं, जिनको मोदी जी ने सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आज वो नौजवान सड़कों पर भटक रहे हैं, उनको रोजगार देने की बात की आरएसएस ने? क्या किसानों को एमएसपी देने की बात आरएसएस ने की? किसान इतने साल से दिल्ली के बॉर्डर के आसपास अपनी मांगों को लेकर डले हुए। आरएसएस विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक संगठन है। वो अलग बात है कि आप विशुद्ध रूप से आरएसएस को राजनीतिक दल बता रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि मोहन भागवत ने कितनी बार सामाजिक मुद्दों पर सार्वजनिक मंच से बोला है, लेकिन आप नहीं सुनेंगे तो ये आपकी गलती है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गलती है। मंजूरी जी, इस देश की भोली भाली जनता को चेहरा बदलकर, धर्मेंद्र जी आप नहीं सुनेंगे तो ये आपकी गलती है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गलती है कि मोहन भागवत ने कई सामाजिक मुद्दों को लेकर के सार्वजनिक मंच से कहा है। ये नहीं सुनेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता तो ये गलती कांग्रेस पार्टी के नेताओं की है। मंजूरी जी, अरे इस देश को बांटने का काम शुरू से आरएसएस कर रहा है, और महात्मा गांधी का जो हत्यारा था नाथूराम गोडसे, वो भी आरएसएस का पालित पोषित था। ये जहरीली विचारधारा है। नहीं तो महात्मा गांधी की हत्या करने वाला कौन था? नाथूराम गोडसे। बस आपको यही मुद्दा मिला हुआ धर्मेंद्र जी। ठीक है मंजूरी जी, करें पहले तो आरएसएस के बारे में बोल। अरे आप मुझे बताइए मंजरी जी, आप बड़ी सम्मानित हैं, आप बताइए नाथूराम गोडसे कौन था और वीर सावरकर कौन थे? नाथूराम गोडसे आरएसएस का पालित पोषित ही था ना, और वीर सावरकर कौन थे? मंजूरी जी आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो जी जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है जी। अब मैं धर्मेंद्र जी को बताती हूँ कि दूसरे संघ चालक श्री गुरु गोलवलकर जी को नेहरू जी ने सरदार पटेल जी के कहने पर पाकिस्तान भेजा था, जब वहाँ हिंदुओं के साथ सिखों के साथ जो है अत्याचार हो रहे थे, उनको संगठित करने के लिए। तो आप ये समझ नहीं पाएंगे धर्मेंद्र जी, क्योंकि आपने इतिहास को देखा नहीं, गढ़ा नहीं। आपको तो वहाँ ऊपर से स्क्रिप्ट आ जाती है कि जो जितना आरएसएस को कोसेगा, जो जितना बीजेपी को कोसेगा। हम लोग इतिहास पढ़कर बोलते हैं, हम लोगों को स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने हर मौके पर समाज और हमने इस देश को आजादी दिलाई है। इस देश की आजादी में हर कांग्रेस का खून बहा है, और भारतीय जनता पार्टी की तरह हमने मुखबरी नहीं की अंग्रेजों की दलाली नहीं की आरएसएस की तरह। अच्छा धर्मेंद्र जी, कौन स्क्रिप्ट पढ़ता है ये देश की जनता भली भांति जानती है। आपको इस समय प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मोदी जी भाषण दे पाते, ठीक है, कौन स्क्रिप्ट पढ़ता है उस पर डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि जो धर्मेंद्र जी, डिबेट इस पे नहीं है कि कौन स्क्रिप्ट पढ़ता है, कौन क्या करता है। डिबेट धर्मेंद्र जी इस पे है कि आपके नेता जो है, जो नेता जो आरएसएस कर रहे हैं इस वक्त, राहुल गांधी से लेकर के जीतू पटवारी जैसे नेता लगातार आरएसएस कर रहे हैं। मुद्दा ये है धर्मेंद्र। मंजूरी जी बोलिए आप। मैं बीजेपी का डायरेक्टर, अच्छा बोल लें दीजिए मंजूरी जी को। इंडिया न्यूज से मैं कहना चाहती हूँ कि भाई बीच में धर्मेंद्र जी ना बोले, क्योंकि वैसे भी हम जूम मीटिंग में एक दूसरे की आवाज पर क्रॉस होती है। जी जी बोलिए मंजूरी। हम क्या बोल रहे हैं? धर्मेंद्र जी पानी पी के बोल रहे हैं। जी नहीं, कांग्रेस ने हर मौके पर देश को बांटने की कोशिश की। 1947 में कांग्रेस ने देश को बांटा। अब धर्म क्षेत्र के। अच्छा ठीक है, मंजूरी जी को बोल लें दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। दो ही मेहमान है हमारे साथ। धर्मेंद्र जी गौर से सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य के साथ सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, उसके बाद बोलिएगा। आपने लगाई इस देश को बांटने का काम किसने किया? समाज में बांटने की बात करते हैं, जातियों में बांटने की बात करते हैं, धर्म के लोगों में बांटने की बात करते हैं, नहीं मंजूरी जी ये कह रहे हैं कि मनुवाद और जातिवाद सिर्फ आरएसएस फैलाता है।
आरएसएस के अभी तक जितने भी प्रमुख हुए हैं एक ही वर्ण से, एक ही जाति से अभी तक हुए हैं। नहीं, इनके कहने से थोड़ी कुछ होता। आज आरएसएस संगठन वो है जो वर्षों से वन में जाकर आदिवासी भाई बहनों के बीच में काम कर रहे हैं, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। अरे धर्मेंद्र जी, दलितों को आप सिर्फ वोट लेते रहे, जातियों में बांटकर, क्योंकि अंग्रेजों की जो कांग्रेस है ऐसे बोलेंगे दोनों लोग की आवाज सही से नहीं आ पाएगी, दर्शक कुछ सुन नहीं पाएंगे। धर्मेंद्र जी, जाते जाते आपको समय दूंगा। धर्मेंद्र जी, हमारे पास समय कमी है। जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो हिंदुओं को गाली देते, जो सनातन को गाली देते, और बीजेपी आरएसएस और हिंदुओं को सोचेगा तो गांधी परिवार की नजरों में उसका बड़ा नेता बन जाएगा और उनका बहुत जो है चहेता बन जाएगा। तो ये लाइन बाहर भी चलती है। ठीक है, समय कमी है, आपकी आवाज वैसे ही मंजूरी जी सही से आ नहीं रही है। धर्मेंद्र जी बोल लीजिए, आप तो पानी पी पी के बोल रहे हैं। मैं कीर्तिमान जी एक निवेदन करूंगा आपसे, आप बीजेपी के प्रवक्ता कब बन गए? आपने कब बीजेपी ज्वाइन कर लिया? आप तो एक निष्पक्ष पत्रकार हैं। आप लोग का यही आरोप रहता है। नहीं, आप लोग पानी पी पी के एक तो मीडिया को कोस देते हैं, आप लोग तो आपका यही आरोप रहेगा। अब दूसरा मीडिया और दूसरा आरोप आप लोग आरएसएस पर लगाना, और आपके पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है। जो आपसे सवाल पूछ दे आप कहेंगे मीडिया को। आप किसके प्रवक्ता हैं? आप किसके प्रवक्ता हैं? हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में, आप हमसे सवाल कर रहे हैं। आपके पास दो मुद्दा बचा हुआ है धर्मेंद्र जी। कांग्रेस के नेताओं के पास दो मुद्दा बचा हुआ है। एक तो मीडिया को घेर दो, विपक्ष के पास पूरे विपक्ष के पास एक ही मुद्दा बचा हुआ है। एक मीडिया को घेरो, दूसरा आरएसएस को घेरो, और कुछ आप लोगों के पास नहीं है। चलिए, हमारे पास समय कमी है। मंजूरी जैन जी आपका और धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंडिया न्यूज पर अपनी बात रखी और इस बहस में शामिल हुए। और देखिए, इस वक्त मध्य प्रदेश का सियासत जो है इस वक्त घमासान की तरफ बढ़ते हुए, जिस तरीके से जीतू पटवारी ने आरएसएस पर बयान दिया है, उससे बीजेपी घोर विरोध कर रही है, इसका प्रदर्शन कर रही है। पूरे देश में इस बयान को लेकर के रोष है। चलो फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।